हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मनोविज्ञान की इस क्लास में। पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं मनोविज्ञान के अर्थ, परिभाषा और मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। आप सब जान चुके हैं कि समय समय पर अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान की जो परिभाषा है वो अलग अलग दी है और अपने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए हैं। उन्हीं विचारों के स्कूल्स को या संप्रदाय को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले संरचनावाद संप्रदाय आया, जिसके संस्थापक कौन थे? विलियम वुंड थे और एडवर्ड टिचनर। एडवर्ड टिचनर विलियम वुंड के स्टूडेंट थे। और विलियम वुंड कौन थे? वो थे जिन्होंने 1879 में पहली प्रयोगशाला स्थापित की लिप्जिंग विश्वविद्यालय में, जर्मनी में, और मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय का दर्जा दिलाया। पहले मनोविज्ञान किसका हिस्सा था? दर्शन शास्त्र का हिस्सा था। लेकिन जब मनोविज्ञान में प्रयोग होने लगे तो ये दर्शन शास्त्र से अलग हो गया। इसके बाद वुंड को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मनोविज्ञान के जनक कौन है तो आपका उत्तर होना चाहिए अरस्तु। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है तो आपका उत्तर होना चाहिए विलियम वुंड है। और विलियम वुंड को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने प्रयोगशाला स्थापित की थी, पहली प्रयोगशाला। और इनका जो मुख्य केंद्र क्या था इस रचनावाद संप्रदाय का? इनका मुख्य केंद्र ये था कि मानव मस्तिष्क की प्रारंभिक संरचना को विश्लेषित करना, और किस मेथड के द्वारा? अंतर्दर्शन विधि द्वारा, इंट्रोस्पेक्शन मेथड के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद संप्रदाय आया प्रकार्यवाद संप्रदाय। प्रकार्यवाद संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? विलियम जेम्स थे और अमेरिका के रहने वाले थे, और इन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की। और इनके समर्थक कौन थे? जॉन ड्यूवी, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, कैटल और वुडवर्थ। ये दोनों अलग अलग हैं। और इनके विचार क्या था? इनका भी मानना था कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। संरचनावाद संप्रदाय भी यही मानता था कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। लेकिन ये दोनों अलग अलग थे। इनमें क्या डिफरेंस था? इनमें ये डिफरेंस था कि संरचनावाद संप्रदाय चेतना पर फोकस करते थे। कि मान लीजिए आपने कोई चीज़ देखी, आप ये फ़ोन देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, फिर आंखें बंद करो, आपको क्या दिखाई दे रहा है आपके माइंड में, इस तरह से। और जो लेकिन ये प्रकार्यवादी जो थे वो चेतना पर नहीं बल्कि चेतना के कार्यों और उनके प्रभावों को समझने पर बल देते थे। जैसे मान लीजिए आपने आईने में देखा, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। आपने आईने में देखा कि आपके बाल सफ़ेद हैं, आपने आँखों से क्या हुआ? आपको चेतना हुई, संवेदना हुई। तो वो उसी चेतना पर जो संरचनावादी हैं वो स्टडी करते थे। लेकिन प्रकार्यवाद किस पर स्टडी करते थे? कि आपको चेतना होने के बाद उसका क्या असर हो रहा है, क्या प्रभाव हो रहा है, कि आप दुखी हो रहे हो, सुखी हो रहे हो, उसका प्रत्यक्षीकरण कैसा हो रहा है, ये प्रकार्यवादी करते थे। यानी चेतना के कार्यों पर को समझने पर बल देते थे। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट संप्रदाय गेस्टाल्टवाद संप्रदाय। ठीक है। गेस्टाल्टवाद का क्या अर्थ है आप यहीं से समझ लीजिए। गेस्टाल्टवाद का अर्थ है संपूर्णता, यानी कि सब कुछ इकट्ठा हो जाना गेस्टाल्टवाद का अर्थ है। गेस्ट यहाँ पे, और इसके संस्थापक कौन है? मैक्स वर्दीमर इसके प्रवर्तक रहे हैं, संस्थापक रहे हैं, और समर्थक रहे हैं कोहलर, कर्ट लेविन और कर्ट कोफका। इसका मुख्य केंद्र बिंदु क्या है? प्रत्यक्षण और संवेदना। इसको गेस्टाल्टवाद क्यों माना गया? क्योंकि संप्रदाय जो संरचनावाद संप्रदाय था वो किस पर बल देता था? संवेदना पर। और जो प्रकार्यवाद था वो किस पर बल देता था? प्रत्यक्षण पर। ठीक है। अब यहाँ एक एग्जाम्पल द्वारा मैं आपको समझाती हूँ। जो हमारी पांच ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, उससे हमें जो पहली अनुभूति होती है, पहला जो स्टेप होता है वो संवेदना का होता है। संवेदना के बाद दूसरा स्टेप किसका आता है? प्रत्यक्षीकरण का, प्रत्यक्षीकरण का। ठीक है। तो जो संरचनावाद थे वो केवल संवेदना पर के अध्ययन पर बल देते थे, जो प्रकार्यवाद थे वो प्रत्यक्षीकरण पर बल देते थे। लेकिन जो गेस्टाल्टवाद है ये कहते थे कि इन दोनों को मिलाकर, संवेदना और प्रत्यक्षीकरण दोनों पर ही हमें समझने पर बल देना चाहिए। और इन दोनों को जोड़कर क्या बन गया? इकट्ठा हो गया, इकट्ठा यानी कि संपूर्ण हो गया। तो
गेस्टाल्टवाद को संपूर्णतावाद का सिद्धांत भी कहा जाता है, मनोविज्ञान भी कहा जाता है और गेस्टाल्टवाद भी कहा जाता है। और इन्होंने कहा कि हमें सिर्फ ना तो संवेदना पर और ना ही प्रत्यक्षीकरण पर, बल्कि दोनों को पर ही हमें अध्ययन करना चाहिए। और इन दोनों के अध्ययन करने से क्या होता है, इन दोनों को अध्ययन करने के लिए हमें बुद्धि की जरूरत पड़ती है, ज्ञान की जरूरत पड़ती है, इसलिए संज्ञानवाद भी इसको कहा जा सकता है। नेक्स्ट आपका आता है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद आज के समय में जो वो मनोविज्ञान की जो परिभाषा प्रचलित है वो व्यवहार से ही रिलेटेड है, कि मनोविज्ञान क्या है, प्राणियों के मानसिक प्रक्रियाओं का के व्यवहार का अध्ययन है। तो यहाँ पे फिर व्यवहारवाद आता है। व्यवहारवाद के प्रवर्तक कौन हैं, जेबी वॉटसन और स्कीनर, और समर्थक कौन कौन है, पावलव, हल, मैकडूगल। ईपी जो ये पावलव थे ये कोई मनोवैज्ञानिक नहीं थे, ये एक शरीर क्रिया शास्त्री थे पहले, मनोविज्ञान से पहले ये एक शरीर क्रिया शास्त्री थे जिन्हें पाचन के अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। इसे हम लर्निंग के चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे पावलोव को। इनका केंद्र बिंदु क्या था कि केवल निरीक्षणात्मक व्यवहार जो है उस पर ही बल दिया जाना चाहिए। ये क्या मानते थे कि हम ना तो माइंड को देख सकते हैं, ना ही मतलब किसी के मन को जो मन अमूर्त है उसे हम लैब में नहीं टेस्ट कर सकते, और जो हम इंट्रोस्पेक्शन मेथड लगा रहे हैं उससे हमें यह नहीं पता चलेगा कि सामने वाले से हमने जो प्रश्न पूछा है वो उसका उत्तर सही दे रहा है या गलत दे रहा है। तो हमें मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए, व्यवहार को ऑब्जर्व करना चाहिए, ये इनका मुख्य केंद्र बिंदु था। इसके बाद आते हैं मानवतावादी संप्रदाय। मानवतावादी संप्रदाय क्या कहते हैं, इनके संस्थापक कौन थे, मैस्लो, अब्राहम मैस्लो, जिसे आशावाद या मानवतावाद का जनक भी कहा जाता है। और मानवतावादी संप्रदाय के जो समर्थक थे वो रोजर्स और ओलपर्ट थे। इन्होंने एक सिद्धांत दिया, मांग का सिद्धांत या आवश्यकता का सिद्धांत। मनुष्य व्यवहार कैसे करता है, इनके अनुसार मनुष्य वही व्यवहार करता है जो उसकी आवश्यकताओं को पूरी करता है, जो उसकी मांग होती है उससे ही उसका व्यवहार जो है बनता है। तो सबसे उन्होंने एक ये पिरामिड दिया है, एक सिद्धांत दिया है, इस तरह से उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि सबसे पहले नंबर 1 पे शारीरिक आवश्यकताएं, मनुष्य सबसे पहले अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश करता है, या कोई भी प्राणी होता है वो अपने शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ति करने की कोशिश करता है ज़्यादा से ज़्यादा। फिर उसके बाद जब ये शारीरिक आवश्यकताएं उसकी पूरी हो जाती है तो वो सुरक्षा की मांग करता है समाज में। वो मकान की, जैसे शारीरिक आवश्यकताएं क्या हो गई, भूख हो गई, प्यास हो गई, और सुरक्षा की मांग में क्या आ जाता है आपके आपका मकान हो गया। फिर उसके बाद जब ये दोनों ही मांग पूरी हो जाती है तो उसका व्यवहार कैसा होता है, समाज की आवश्यकता, फिर वो समाज की आवश्यकता को अनुभव करता है और उससे रिलेटेड व्यवहार करता है। वो स्कूल ज्वाइन करना शुरू कर देता है, क्लब ज्वाइन शुरू कर देता है, या किसी पार्टी का सदस्य वो बन जाता है। जब इसकी ये आवश्यकताएं पूरी हो जाती है तो चौथा स्टेप आता है सम्मान का। वो सम्मान चाहता है समाज में, और उससे ही उसके ही अनुसार वो व्यवहार करता है। और जो समाज के 95% लोग होते हैं, 95% लोग होते हैं वो इन चारों के लिए ही व्यवहार करते हैं, इन चारों के लिए ही कोशिश करते रहते हैं। जो पांचवा जो यहाँ स्टेप आता है आत्म अनुभूति का, वो समाज के 5% लोग ही यहाँ तक पहुँच पाते हैं और आत्म अनुभूति की मांग करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। तो ये हो गया मानवतावादी संप्रदाय। आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने संरचनावाद संप्रदाय पढ़ लिया जिसका संस्थापक विलियम वुंट थे, और इन्होंने किस पर बल दिया, चेतना पर के अध्ययन पर बल दिया, और मानव मस्तिष्क की प्रारंभिक संरचना पर बल दिया। उसके बाद हमने पढ़ा प्रकार्यवाद, जो चेतना को ही मनोविज्ञान का विषय मानता है, लेकिन चेतना के कार्य और प्रभावों को समझने पर बल देता है। नेक्स्ट तीसरा था गेस्टाल्टवाद, जो चेतना को और उसके कार्य को यानी कि संवेदना और प्रत्यक्षण दोनों को सम्मिलित करता है और उनके समझने पर बल देता है। उसके बाद व्यवहारवाद, व्यवहारवाद में
जो ये व्यवहारवादी है वो ये कहते हैं कि हमें मस्तिष्क को नहीं समझना है, चेतना या प्रत्यक्षीकरण को नहीं समझना, हमें मनुष्य के प्राणी के व्यवहार को समझने पर बल देना चाहिए। उसके बाद आया मानवतावादी संप्रदाय, जो कहता है कि मनुष्य जो प्राणी है वो अपनी आवश्यकता के अनुसार ही व्यवहार करता है। आपकी बुक में जो ये संप्रदाय है ये 10 दिए गए हैं, 5 आज हम पढ़ चुके हैं, 5 अगली कक्षा में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगली क्लास तक धन्यवाद।